हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल सेट 2। हमने सेट 1 पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? देखिए, जब हम लोग परिपथ में क्या जोड़ते हैं, हम लोग प्रेरकत्व भी जोड़ देते हैं और प्रतिरोध भी जोड़ देते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए। देखिए, जब हम परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जोड़ते हैं तो उसका जो जो सूचित करते हैं, प्रतिबाधा को जेड से सूचित करते हैं, प्रतिबाधा को जेड से सूचित करते हैं। और उसका जो आता है वो आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, और एक्स एल क्या होता है? एक्स एल होता है ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से अगर मान रखिए तो क्या हो जाएगा? जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का जगह पर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में किसका प्रयुक्त करते हैं? क्या उच्च प्रतिरोध का प्रयुक्त करते हैं, या निम्न प्रतिरोध का प्रयुक्त करते हैं, या संधारित्र का प्रयुक्त करते हैं, या प्रेरण कुंडली का प्रयुक्त करते हैं? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं तो किसको जोड़ते हैं? तो उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे को विक्षेपित हो सकती है। माने विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो किससे विक्षेपित होते हैं? क्या विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती है? क्या केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? जो विद्युत चुंबकीय तरंगों है वो किससे अथी होती है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों से होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको बताए थे कि जब एक आवेश, ये मान लीजिए आवेश है, जब आपका आवेश v वेग से गति कर रहा हो, यानी एक नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग से गति कर रहा हो, तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और साथ ही में साथ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और कुछ तरंगे भी उत्पन्न करती है। ठीक है, कुछ ऊर्जा के रूप में तरंग भी उत्पन्न करती है। और जब आपका आवेश एक नियत वेग से नहीं चलता है, मतलब कि स्थिर रहता है, v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है? केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है? कौन सा ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो होता है डायनोमा। एक यंत्र है डायनोमा है जो विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्या कहता है? कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्या मापता है? उच्च मान नापता है प्रत्यावर्ती धारा का, या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान नापता है, या प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान नापता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5वां का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो तप्त तार एमीटर है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये कल हमने करवाए थे छठा चैप्टर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसमें भी था ये क्वेश्चन। अगर वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी जाके देख लीजिए। उधर चैप्टर वाइज चलता है, ठीक है। और ये हम लोग मॉडल पेपर अलग से कर रहे हैं, चैप्टर वाइज भी चल रहा है और मॉडल पेपर भी कर रहे हैं। और एक दिन और लाएंगे बोर्ड पेपर, जो उससे भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे लड़ता है, कैसे आता है, पैटर्न उसको समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 कहता है सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शन की नली को लंबाई होगी, जो नली की लंबाई होगी क्या होगी खगोलीय दूरदर्शन के लिए बताइएगा। तो खगोलीय दूरदर्शन के जो नली की लंबाई होता है वो होता है एल बराबर FO प्लस FE, FO प्लस FE। और जहाँ FO होता है वस्तु की दूरी और FE होता है नेत्र की दूरी, नेत्र की फोकस दूरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखिए। कहता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। जब देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को बढ़ाई जाती है तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो भी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कहता है निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? क्या गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल उत्तल लेंस? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक हम लोग बना रखे, जैसे अगर निकट दृष्टि दोष कहेगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष समझ जाइएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, ठीक है। तो देखिए 3 है यानी कि 3 अंक है तो इधर 4 आ रहा है यानी 3 तो 4, और 2 अंक है तो इधर 3 आ रहा है यानी कि 2, तो इधर क्या आएगा? 3 आएगा। समझ रहे हैं? 2 2 तो 3 और 3 तो 4 यानी कि निकट आएगा तो 4 अक्षर वाला आएगा यानी कि अवतल। 4 अक्षर किस में होता है? अवतल में। अगर दूर वाला आएगा तो 2 अक्षर किस में आएगा? 3 अक्षर में यानी कि उत्तल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको एक भी क्लास मिस ना हो। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट मक्खन है, अब तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होएगा। 3 तो 4 यानी 3 अंक है तो 4 अंक वाला अवतल चाहिए, और 2 है तो 3 अंक वाला चाहिए यानी उत्तल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 9 कहता है 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है और +5 डायोप्टर है को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी, जो आपको बताना है। मैंने 2 गो लेंस की क्षमता दे रखा है यानी कि P1 का मान कितना है? -15 डायोप्टर, -15 डायोप्टर, ठीक है। और P2 का जो मान है वो कितना दे रखा है? +5 डायोप्टर, ठीक है, +5 डायोप्टर। और देखिए जो माइनस लगा हुआ है यानी कि ये अवतल लेंस को दर्शा रहा है, ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है? अवतल लेंस को। और जो प्लस लगा हुआ है वो किसको दर्शा रहा है? उत्तल लेंस को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उत्तल लेंस को। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला से? देखिए जो सूत्र होता है लेंस की क्षमता का जो संयोजन के लिए क्या होता है? P बराबर P1 + P2, ठीक है। तो आप इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा? P1 कितना है? -15 प्लस P2 कितना है? +5 डायोप्टर, ठीक है।
तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर। ये हमारा लेंस की क्षमता आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं, P बराबर 1/f, किसमें, डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर में। और डायोप्टर का आप परिभाषा जानते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, 1 डायोप्टर कहते हैं। तो इसको हम किस में बदल लेंगे, यानी f बराबर आ जाएगा किसमें, 1/p, मीटर में। मीटर में कैसे बदलें, क्योंकि डायोप्टर का परिभाषा ही वही होता है कि 1 मीटर की फोकस दूरी लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, 1 डायोप्टर कहते हैं। बस अपना मान रख दीजिए, यानी कि f आ जाएगा कितना में, 1/-10। ठीक है, तो -10 रख दिए, लेकिन यहाँ मीटर में है, लेकिन फोकस दूरी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10 मीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर, सॉरी, -10 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन किस में है, करेक्ट ऑप्शन बी में है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, खाली फार्मूला याद रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। फार्मूला लगाइए, आंसर आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। कहता एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी, जो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, P बराबर 1/f। आपको गिवन है क्या, फोकस दूरी दिया गया है, यानी 1/20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो आपको कितना निकालना है, 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100/20, सॉरी क्या हो जाएगा, हाँ ठीक तो था जी, 100/20 काटिएगा था 5 आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, ऑप्शन डी में। बहुत ही सिंपल था, बस अपना फॉर्मूला लगाना था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, माने एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, क्या काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक का उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक का उल्टा होता है। बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। ठीक है, कहता है एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम का मान क्या होगा, क्या 1 - म्यू इंटू ए होगा, क्या म्यू -1 इंटू ए होगा, क्या 1 - ए इंटू म्यू होगा, या a -1 इंटू म्यू होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन क्या होगा, यानी डेल्टा एम का मान क्या होगा। तो जो डेल्टा एम का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा म्यू -1 इंटू ए। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर किस में है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कहता प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, क्या व्यतिकरण, क्या परावर्तन, क्या वर्ण विक्षेपण, या ध्रुवण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवण। जो हमारा प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि ये करता है, कौन करता है, ध्रुवण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही हल्का सवाल। ठीक है, चलिए। कहता किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ये बहुत बार हम करवाए हैं, आवेश का संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, या संवेग संरक्षण के नियम पर, या कोणीय
वेग संरक्षण के नियम पर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए जो आपका द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगर आपसे पहला नियम पूछ दे तो पहला नियम कौन सा हो जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, जो आप सीधा बताइएगा। क्या दूरी का होता है, क्या ऊर्जा का होता है, समय का होता है, प्रकाश की तीव्रता का होता है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन है सब किसी न किसी साल में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर, इसलिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता ब्रूस्टर का नियम होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, जो आपको बताना है। ब्रूस्टर का नियम से जो समीकरण आया था, क्या आया था? म्यू बराबर साइन आई पी, या म्यू बराबर कॉस आई पी, या म्यू बराबर टेन आई पी, या म्यू बराबर टेन स्क्वायर आई पी? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, जैसे ये कोई अपवर्तक सतह है, ठीक है, तो ये कहता है जब कोई अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होती है, जब कोई अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होती है, तब इसका कुछ अंश जब 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 अध्रुवित प्रकाश प्रवर्तक सतह पर आपतित होती है, तब इसका कुछ जो अंश होता है वो ध्रुवित प्रकाश के रूप में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तित हो जाते हैं, और शेष अंश जो ध्रुवित रूप में रहता है वो क्या हो जाता है, वो इस तरह से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या हो गया, ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये आगे रुके बढ़ल चल गया, और ये क्या हो गया, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये इसको डॉट से दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो इसमें जो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, n बराबर टेन आई पी। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था ब्रूस्टर के नियम से। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, म्यू बराबर टेन आई पी। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो चित्र से याद कीजिएगा तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए। कहता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो होता है बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये होता है फ्रिंज की चौड़ाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, कहता है कि 10 के घात 14 हर्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या होगी, जो आपको बताना है। 10 के घात 14 हर्ज की आवृत्ति 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। तो देखिए हम एक फोटॉन्स की संख्या का आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर ठीक है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, क्या होता है, एच न्यू, जिसमें हमें एच का मान पता है। एच का मान कितना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻³ का 34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, और हमें भी का भी मान गिवन है, कितना दे रखा है, यानी न्यू का मान गिवन है 10 के घात 14 हर्ज। तो मान रखिएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है जी, 6.62 इंटू
10⁻⁻⁴ इंटू आवृत्ति कितना है 10⁻14 हर्ज। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻20, ये जो ऑप्शन आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, जूल में आएगा। तो ये तो एक फोटॉन्स की संख्या होगी, ये कितना होगी, एक फोटॉन की संख्या। ठीक है, हमें कितना निकालना है 6.62। तो देखिए फोटॉन्स की संख्या क्या होता है, फोटॉन्स की संख्या बराबर क्या होता है, पूर्ण विकृति जो विकिरणन हो रहा है, पूर्ण विकिरणन, समझ जाएगा, हम बोल रहे हैं उसको लिखने में थोड़ा अथी होते हैं, और एक फोटॉन्स की संख्या, और एक फोटॉन की संख्या, एक फोटॉन की संख्या। ठीक है, तो आप मान रखिएगा जो विकृति है वो कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, वो दिया गया है 6.62 जूल, 6.62 जूल वटा कितना है हमारे एक फोटॉन्स की संख्या 6.62 इंटू 10⁻⁻20, ये भी जूल में, ये भी जूल से जूल खत्म, और 6.62 से 6.26 खत्म, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻20, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। ठीक है, बहुत ही हल्का था, खाली ये फॉर्मूला और समझना था कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए कहता किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। जो डी ब्रोगली जो समीकरण दिए थे तरंगदैर्घ्य वाला, वो क्या होगा, जो आपको बताना है। देखिए डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग की जो तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला बताया था, वो बताया था h/mv। ठीक है, और जो त्वरित हो रहा है उसके लिए जो फॉर्मूला बताए थे, वो बताए थे h बराबर √2mv 2mqv। यहाँ पर भी क्या होगा, त्वरण के कारण होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट किस में हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 1 mu बराबर होता है, 1 mu बराबर क्या होता है, 1 mu बराबर क्या होता है। देखिए पहले हम AMU का फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु का भार। ठीक है, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग, AMU। ठीक है, तो AMU बराबर कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन के बराबर, तो एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है 1 mu बराबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए, कहता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। आपसे पूछ रहा है कि दृश्य भाग में कौन सा
श्रेणी पड़ता है, तो दृश्य भाग में एक ही श्रेणी पड़ता है। दृश्य भाग में दृश्य भाग में एक ही श्रेणी पड़ता है, वो है वामर श्रेणी। वामर श्रेणी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे परावैगनी, परावैगनी में पूछ दे, परावैगनी, परावैगनी, अगर परावैगनी में पूछ दे कि आपका कौन सा भाग पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? परावैगनी में आता है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे अवरक्त में, अवरक्त में, अवरक्त में कौन सा श्रेणी आता है, तो इसमें 3 श्रेणी आती है। पाश्चन, याद रखिएगा, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट और पीफुंड, पीफुंड। ठीक है। पीफुंड ये आती है अवरक्त में, और परावैगनी में कौन आता है? लाइमन। और दृश्य में कौन आता है? वामर। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ठीक है। कहता उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। जो उत्सर्जित फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? क्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है? क्या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर? क्या धातु के कार्यफलन पर? या इनमें से कोई नहीं? जो उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? देखिए जो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो आवर्तकाल होता है वो होता है TA बराबर 1/λ, 1/λ। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 6 गुणक का ऐसा मात्रक होता है। 6 गुणक का ऐसा मात्रक क्या होता है? 6 गुणक का ऐसा मात्रक हर्ज होता है। हर्ज होता है, हर्ज, HZ इसको सूचित करते हैं, नहीं हर्ज होता है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि 12 को आपको द्विधारी संख्या बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। 12 का द्विधारी संख्या बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जो द्विधारी संख्या कैसे निकालते हैं? हम लोग 12 को इस तरीक़ा से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से। और देखिए द्विधारी में 2 ही संख्या होता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 2 ही से काटना है, तो अगर 2 से कट जाएगा, 2 से अगर कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा नहीं तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो काटिए, 2 से काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, यानी 1 आ जाएगा। फिर काटिएगा 2 से 3 बार में 1 आ जाएगा। फिर काटिएगा 2 से तो नहीं काटा, तो यहाँ पर ही 0 और यहाँ पर ही क्या आ गया? 1 आ गया। हाँ 1 आ गया, शेष 1 आ गया। तो हम नीचे से लेकर के ऊपर तक को क्या कर देंगे? सरिया देंगे। यानी 1011 इसका हो जाएगा होल ट्वाइस, और इधर 12 का क्या हो जाएगा? 10। तो करेक्ट आंसर किस में है? अब देख लीजिए ऑप्शन इसमें 110 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 1011 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालिएगा द्विधारी संख्या।
ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया है, बिहार बोर्ड इसे टारगेट किया है, तो इसे भी आप निकालना सीख लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। ये रही क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर का पूछते रहता है। ठीक है, लॉजिक गेट में से, तो इम्पोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉर गेट का बुलियक व्यंजक होता है। नॉर गेट का बुलियक व्यंजक होता है। तो देखिए, अगर आपने मॉडल सेट 1 देखा होगा तो उसमें हम और के बताए थे। और का क्या होता है, और का मतलब और चाहिए, तो मतलब 1 यानी प्लस आएगा, यानी a प्लस बी। तो इसमें क्या किया है कि नॉट जोड़ दिया गया है, नॉट जोड़ दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, नॉर लिख देंगे। ठीक है, तो हमसे नॉर पूछ रहा है, तो नॉट अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वार। ठीक है, इसको बार हम बोलते हैं। तो a प्लस बी का वार किस में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो चित्र होता है इस प्रकार से होता है। देखिए और का किस प्रकार से होगा, देखिए और का इस प्रकार से होता है, ऐसे हो जाएगा, और थोड़ी सा ऐसे हो जाएगा, और 2 और 1 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और का। अगर नॉर का आप बनाना चाहते हैं तो ये आप ऐसे कर दीजिए, देखिए ऐसे रहता है। ठीक है, और ये रहता है ऐसे, और 2 इनपुट रहेगा और 1 आउटपुट रहेगा, लेकिन इसमें नॉट जुट रहा है, तो नॉट का सिंबल नथनी पहना दीजिए इसमें, और ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉर का। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो नॉर का सिंबल क्या होता है, a प्लस बी के ऊपर बार इज इक्वल टू वाई इनपुट होता है। ठीक है, सॉरी ऑनपुट होता है, ये a होता है, ये b होता है, और ये y होता है। तो 2 आउटपुट 1 इनपुट। चलिए अगले प्रश्न पर। ये पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कह नीचे दिए गए सत्यता सारणी की जांच करें। माने कि कौन सा है सत्यता सारणी, किसकी है, क्या और गेट की है, क्या एंड गेट की है, क्या नॉर गेट की है, या किसी की भी नहीं है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए हम जांच करते हैं। और गेट क्या होता है, और गेट होता है a प्लस वी वाई। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं इस तरफ। ठीक है, अगर हम 1 रखें, ठीक है, 1 क्या होता है, 1 ऑन होता है, और 0 क्या होता है, ऑफ होता है। तो ये आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा हो। तो और में अगर हम 1 रखते हैं और इधर 0 आते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाए, 1 आना चाहिए। और अगर हम इधर 0 और इधर 1 रखते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हम इधर 0 और इधर भी 0, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का से आना चाहिए। तो हमारा देखिए, और दोनों को अगर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 0 0 0 आ रहा है, ठीक है, 0 1 1 आ रहा है, ये भी ठीक है, 1 0 1 ये भी ठीक है, लेकिन 1 1 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, 0 दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एंड गेट क्या क्या करता है, एंड गेट का बुलियक व्यंजक होता है a इंटू वी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एंड गेट क्या करता है, यानी कि जब हम 0 0 रखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर 0 1 आना चाहिए तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 0 में आना चाहिए, लेकिन ये 1 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। नॉर गेट की अगर बात करते हैं तो और का उल्टा आएगा, यानी कि अगर यहाँ पर ही 1 आ रहा है तो यहाँ पर ही क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ही तो ऐसा नहीं हो रहा है, 0 है तो 0 में हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी नहीं। तो ऐसे करके आप भी जांच कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हल्का है, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन या 27 जो भी हो। कहता शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा जो आपको बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस तरह का से हम चलते रहेंगे और उधर चैप्टर वाइज भी होता रहेगा और इधर मॉडल सेट भी होता रहेगा। तो आज तक इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, दबा के कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।